हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो, आपका वीडियो इट्स एक्सेसिबल टू यू, सो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो दोनों ही ओके हैं, सो दैट वी कैन स्टार्ट। कर दीजिए कंफर्म क्विकली। सो मैं वेट कर रहा हूं आपके कंफर्मेशन की। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट द डिस्कशन। तो लास्ट सेशन में हमारा जो डिस्कशन था दैट वाज ऑन मॉड्यूल ए, चैप्टर नंबर 1। तो हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। अप टू क्वेश्चन नंबर 8 हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। सो व्हाट इज मेन फोकस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन फोकस किसके ऊपर है? और ये हमारे ऑप्शंस हैं। क्विकली इन ऑप्शंस को देखिए और ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। और ये पिछले सेशन से हम इनको अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं इन कॉन्सेप्ट्स को। सो व्हाट इज मेन फोकस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन फोकस किसके ऊपर है? Accumulation and assignment of historical cost to the unit of product, use of accounting information for decisions affecting future, preparation and presentation of accounting information, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हमारा मेन फोकस किसके ऊपर रहता है? कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। सो दैट इज द आंसर वी हैव टू प्रोवाइड। सो हमारा मेन फोकस रहता है accumulation and assignment of historical cost to units of product and departments। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए हम कैसे एलोकेट करेंगे? डिफरेंट यूनिट जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर हम एलोकेशन कैसे करेंगे? टोटल कॉस्ट को। तो उसका अकोमुलेशन हो जाता है और फिर हम उसको एलोकेट कर देते हैं, असाइन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज ओरिजिन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ओरिजिन कैसे हुआ, ये शुरू कैसे हुआ? तो ये हमारे ऑप्शंस हैं, इनको केयरफुली रीड करेंगे। Practice of using accounting information as a direct aid to management, industrial revolution in England, development of cost accounting, formulation of policies and decision making। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ओरिजिन कैसे हुआ और इट टुक बर्थ। तो इसका ओरिजिन कैसे हुआ? तो इसका ओरिजिन हुआ जब ये प्रैक्टिस किया गया, यूज करना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एज एन एड टू द मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट को हेल्प किया जा सके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के द्वारा इन डिसीजन मेकिंग। तो जब ये प्रैक्टिस अडॉप्ट की गई तो इट वाज ओरिजिन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग? सो ये दोनों तरह की अकाउंटिंग में रिलेशनशिप क्या है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्लूड्स कॉस्ट अकाउंटिंग एंड बजटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज सेपरेट फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन GAAP while management accounting is not. Cost accounting is the same as management accounting। तो yes, question number 11 which appears to be more appropriate from a relationship point of view। रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 11 सो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग भी शामिल होता है और एस्टिमेट्स तो हैं ही, बजटिंग तो है ही। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि हमने रिलेशनशिप बतानी है, डिस्टिंक्शन पॉइंट्स नहीं बताने।
अगर डिस्टिंक्शन पॉइंट्स बताने होते तो फिर हम सी आंसर को आंसर कर देते। तो आंसर सी इनका डिस्टिंक्शन पॉइंट है, क्योंकि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम गैप की परवाह नहीं करते हैं। तो वो डिस्टिंक्शन पॉइंट थे। और क्वेश्चन है रिलेशनशिप क्या है, तो रिलेशनशिप के लिए आंसर ए इज द एप्रोप्रिएट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर कंस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड ऑन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंट के ऊपर किस तरह की कंस्ट्रेंट्स हैं, रुकावटें हैं, कमियां हैं इम्पोज्ड ऑन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो लीगल रेगुलेशंस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड नन ऑफ दीज। So what type of constraints management accounting does face? किस तरह की constraints को फेस करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 12, लेट अस ट्राई टू आंसर। थोड़े स्टूडेंट्स हैं जो आंसर दे रहे हैं, आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू शुड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए इनमें से कोई भी कंस्ट्रेंट इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। तो ना तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में लीगल रेगुलेशन का ध्यान रखा जाता है, ना ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखा जाता है, ना ही कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कहता है इस बात का ध्यान रखा जाता है। बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटिंग को यूज होना होता है मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर, इसीलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर इनमें से कोई भी कंस्ट्रेंट एप्लीकेबल नहीं होती। क्वेश्चन 13, व्हाट इज मेन पर्पस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की मेन पर्पस क्या है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। सो टू कंसिडर सोशल इफेक्ट ऑफ बिजनेस डिसीजंस, टू ओनली फोकस ऑन इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस डिसीजंस, to only focus on financial transactions of the business, to consider social and financial effect of business decisions। तो कौन सा लगता है आपको ज्यादा एप्रोप्रिएट है पर्पस को डिस्क्राइब करने के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। सो विच अपीयर्स टू बी मोर एप्रोप्रिएट। क्वेश्चन नंबर 13, सो विच अपीयर्स टू बी मोर एप्रोप्रिएट, कौन सा लगता है ज्यादा एप्रोप्रिएट है। सो आंसर ए इज मोर, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में मेन पर्पस क्या होता है कि बिजनेस डिसीजन के सोशल इफेक्ट्स क्या हैं, नॉट के फाइनेंशियल इफेक्ट्स क्या हैं। तो फाइनेंशियल एक्सपेक्ट्स आर एक्सक्लूडेड इन केस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, हेंस आंसर ए इज मोर एप्रोप्रिएट। क्वेश्चन 14, व्हेन वाज फर्स्ट अटेम्प्ट मेड टू इंक्लूड फिगर्स ऑन ह्यूमन कैपिटल इन द बैलेंस शीट। तो पहली बार ऐसी कोशिश कब की गई कि ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड जो फिगर्स हैं वो बैलेंस शीट में इंक्लूड की जाएं। तो पहली बार ऐसा कब हुआ, 1964 में, 1984 में, 1994 में या 2004 के अंदर। सो फर्स्ट टाइम व्हेन डिड इट हैपन। सो व्हेन डिड इट हैपन, जब ह्यूमन कैपिटल की फिगर्स को बैलेंस शीट में इंक्लूड करने का अटेम्प्ट किया गया, कोशिश किया गया। सो क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द आंसर। सो अगर आप अपने नोट्स निकाल के देखेंगे तो नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा इसका आंसर। यस, आंसर इज 1964। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, HRA है क्या, तो ये उसके एक्सप्लेनेशन है। ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच फोकसेस ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन ए कंपनीज अर्निंग प्रोसेस।
Process of identification and measuring data about financial transactions and communicating this information. Branch of accounting which considers the social effect of business decisions. Process of identifying and measuring data about physical resources and communicating this information. तो इनमें से कौन सा आंसर आपको एप्रोप्रिएट लगता है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो बड़ी जल्दी पकड़ में आ जाएगा कि इसका आंसर कौन सा बनता है। क्वेश्चन नंबर 15। यस, वेरी करेक्ट। तो आंसर ए बनता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग में व्हाट वी डू, ह्यूमन रिसोर्सेज की क्या इंपॉर्टेंस है कंपनी के अर्निंग प्रोसेस के अंदर, तो इसके ऊपर हम फोकस करते हैं इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज HRA इन्वॉल्व अकाउंटिंग फॉर? सो HRA की अकाउंटिंग फॉर करते समय इन्वॉल्वमेंट किस किस चीज का है? इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल रिसोर्सेज, investment in people and replacement cost of people, economic value of physical resources to an organization, economic value of financial transactions to the organization। तो HRA इनमें से क्या इन्वॉल्व करता है और व्हाट इज इन्वॉल्व आउट ऑफ दिस इन HRA, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग में। So once again, very easy question. Very easily we can answer the question. Question 16. Question 16. Sorry friends. So question 16 के लिए आंसर है बी। हम लोगों में क्या इन्वेस्ट करते हैं और अगर लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं तो उसको रिप्लेस करने की कॉस्ट क्या है? सो एट्रिशन का कॉस्ट क्या है? तो ये इन्वॉल्व होता है HRA अकाउंटिंग के अंदर। व्हाट इज इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कंसर्न्ड विद? जो इन्फ्लेशन अकाउंट है उसका संबंध किसके साथ होता है? एडजस्टमेंट इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड प्रॉफिट इन द लाइट ऑफ चेंजेस इन प्राइस लेवल, limitation that arise in financial statement because of a cost assumption, overstating the profits in the reported results, adjustment in the value of physical resources in the light of a change in the price level। तो it is concerned with what, किसके साथ उसका कंसर्न होता है? So question number 17. So it is related to adjustment in the value of asset and profit in the light of changes in the price levels। और साथ में इससे ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स भी हो जाती है। तो इसके आंसर ए एंड सी हमारे दो आंसर अप्रोप्रिएट बनेंगे। तो ए एंड सी, क्योंकि इससे हमें एडजस्टमेंट भी करनी होती है। अगर हम एडजस्टमेंट नहीं करते तो फिर प्रॉफिट ओवर स्टेट हो जाएंगे, ज्यादा बता दिए जाएंगे। व्हाट डज इन्फ्लेशन अकाउंटिंग ट्राई टू ओवरकम? सो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग किस चीज को मिटिगेट करती है, किस चीज को काबू में रखती है? लिमिटेशन दैट अराइज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ कॉस्ट assumption, limitation that arise in financial statement because of price level changes, the overstating of profits in the reported results, or limitation that arise in financial statement because of change in the monetary unit। तो which appears to be more appropriate? इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इनमें से किसको काबू में रख पाता है? क्वेश्चन नंबर 18। So it takes care of limitation that arise in the financial statement because of change in the monetary unit। तो इसको काबू में वो रखना आता है। अगर मॉनेटरी यूनिट में यानी इन्फ्लेशन का जो एलिमेंट आता है उसकी लिमिटेशन को इट टेक्स केयर ऑफ।
वैल्यू अकाउंटिंग क्या होता है? व्हाट इज वैल्यू अकाउंटिंग? तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। ए मेथड टू इवेल्युएट एंड कैप्चर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन एज परसेंटेज ऑफ ईच कंट्रीब्यूटर, a method to evaluate and capture future revenue generated through product, a method to evaluate current market value of certain assets and liabilities, and a method to derive fair value using different approaches. Question number 19. तो वैल्यू अकाउंटिंग, इनमें से हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो अगर आप अपनी कॉपी में से देखेंगे तो यू विल गेट द आंसर ए। इट इज ए मेथड जिसमें हम इवेल्युएट करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं, कैप्चर करते हैं इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन या डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन एज ए परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन। व्हाट डज फेयर वैल्यू अकाउंटिंग कंसिडर? तो जो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग है वो क्या कंसिडर करता है? इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कंट्रीब्यूटर, future revenue generated through the product, current market value of certain assets and liabilities, fair value derived using different approaches. Question number 20. So question number 20 के लिए आंसर है सी, यानी करंट मार्केट वैल्यू ऑफ सर्टन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वो क्या फेयर रखी गई है? कहीं वो अनफेयर तो नहीं है, कहीं उसको ओवरस्टेट या अंडरस्टेट तो नहीं किया गया। चलिए फ्रेंड्स, इससे हमारे ये जो मल्टी ऑप्शन क्वेश्चन थे ये हमने कंप्लीट किए। अच्छा, अब और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए इनको भी कर लेते हैं। What is estimated price at which an asset can be sold under current market conditions called? तो एस्टिमेटेड प्राइस जिसके ऊपर एसेट को बेचा जा सकता करंट मार्केट कंडीशंस में, उसको हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, फ्यूचर रेवेन्यू, फेयर वैल्यू या मार्केट कंडीशंस? तो क्या कहा जाता है उसको? तो एस्टिमेटेड प्राइस जिसके ऊपर उस एसेट को हम बेच सकते हैं करंट मार्केट कंडीशंस में, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू। सो फेयर वैल्यू इज द एस्टिमेटेड प्राइस एट विच एसेट कैन बी सोल्ड अंडर करंट मार्केट कंडीशंस। व्हाट इज एस्टिमेटेड अमाउंट एट विच ए लायबिलिटी कैन बी सेटल्ड अंडर करंट मार्केट कंडीशंस कॉल्ड? सो एस्टिमेटेड अमाउंट जिसके ऊपर हम किसी लायबिलिटी को सेटल कर सकते हैं करंट मार्केट कंडीशंस के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं? व्हाट दैट इज कॉल्ड? इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, फ्यूचर रेवेन्यू, फेयर वैल्यू और मार्केट कंडीशंस? तो इसको भी हम फेयर वैल्यू कहते हैं। तो फेयर वैल्यू दोनों के साथ रिलेट करता है, एसेट से साथ भी रिलेटेड है। वो एसेट को कितने में बेचा जा सकता है, और वो लायबिलिटी के साथ भी रिलेटेड है। सो लायबिलिटी को कैसे सेटल किया जा सकता है, पे करके सेटल किया जा सकता है। तो दोनों को रिलेट करता है फेयर वैल्यू का ये कॉन्सेप्ट। व्हाट इज फेयर वैल्यू अकाउंटिंग ऑल्सो नोन एज? फेयर वैल्यू अकाउंटिंग का एक और नाम भी है, तो वो नाम क्या है? इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन अकाउंटिंग, फ्यूचर रेवेन्यू अकाउंटिंग, करंट वैल्यू अकाउंटिंग और मार्केट अप्रोच अकाउंटिंग। तो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज अदर नेम फॉर फेयर वैल्यू अकाउंटिंग? हमने डिस्कस किया था सेशन के अंदर कि फेयर वैल्यू अकाउंटिंग का दूसरा नाम क्या है। सो इट इज कॉल्ड करंट वैल्यू अकाउंटिंग ऑल्सो। इसको हम करंट वैल्यू अकाउंटिंग कहते हैं क्योंकि फेयर वैल्यू में सब कुछ करंट वैल्यू से रिलेटेड है। Which of the following approach can be used for deriving fair value in fair value accounting? इनमें से हम किस मेथड को यूज कर सकते हैं फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फेयर वैल्यू अकाउंटिंग मेथड के अंदर? मार्केट अप्रोच को, इनकम अप्रोच को, कॉस्ट अप्रोच को, या इन सभी को? क्वेश्चन नंबर 24।
कॉपी निकाल के देखिए, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट विल बी द आंसर? सो ये सारे के सारे ही अप्रोचेज हैं। ऑल दीज मेथड्स कल हमने नोट किए थे लास्ट सेशन के अंदर। चलिए फ्रेंड्स, आफ्टर दीज क्वेश्चंस अब हम इसके अगले पार्ट के ऊपर चलें, और अगला पार्ट हमारा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और उनकी डेफिनेशंस और उनका स्कोप। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक ऐसा चैप्टर है जिसको लेकर के पिछले सभी एग्जाम्स अगर देखे, कभी 3 क्वेश्चन पूछे गए, कभी 4 क्वेश्चन पूछे गए, कभी 5 क्वेश्चन पूछे गए, और कई बार तो 6 क्वेश्चन भी पूछे गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर के। तो इंडिविजुअल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। सो फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या है बाय डेफिनेशन, और फिर इनका स्कोप क्या रहता है, इनको कौन बनाता है, कौन इनको अप्रूव करता है, कौन इनको यूज करता है। सो ऑल दोज एस्पेक्ट्स वी शैल ट्राई टू डिस्कस इन दिस क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप जो क्लास अभी तक हम कर रहे हैं वो आपको यूजफुल प्रूव हो रही है। तो जरा स्माइलिंग आइकन पोस्ट करके कंफर्म कर दीजिए। सो डू यू फाइंड द क्लास क्वाइट यूजफुल? आपको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में, इलेबोरेट करने में हेल्प मिल रही है, ऐसा मैं कंफर्मेशन चाहता हूं आपसे। और वो कंफर्मेशन आप पोस्ट करेंगे बाय वे ऑफ स्माइलिंग आइकन। सो ऑल ऑफ यू प्लीज पोस्ट स्माइलिंग आइकन अगर आपको लगता है कि क्लास यूजफुल है तो। सो सभी करेंगे, ऑल ऑफ यू, ताकि हम आगे चलें क्विकली। कर दीजिए, सभी स्माइलिंग आइकन को पोस्ट कर देंगे सो दैट वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट क्विकली। कर दीजिए, सभी कर दीजिए, डू इट क्विकली। नो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कौन बनाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ASB, which is part of Institute of Chartered Accountant of India, ICAI. So this board was created in April 1977. So accounting standards are framed by अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड और अप्रूव किए जाते हैं बाय ICAI, and ASB was created in April 1977. ASB का मेन फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन इज टू फॉर्मुलेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट करना, और अप्रूवल के बाद ICAI तो उनको रूल बना देती है, उनको मैंडेट कर देती है टू बी फॉलोड, सो दैट ICAI में मैंडेट सच स्टैंडर्ड्स, उनको अप्रूव करके इंप्लीमेंट कर देती है, उसको कहते हैं मैंडेट दे देना। इन स्टैंडर्ड्स को हम लिखते कैसे हैं? तो इनको हम लिखते हैं AS स्टैंडर्ड्स। तो इस प्रकार से इनको लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 है तो इट विल बी रिटन लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 11 है तो इट विल बी रिटन राइट लाइक दिस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। तो अभी तक जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनकी गिनती है 29। इसके अलावा देयर इज अ सेपरेट सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IND AS,
तो इनको नोटिफाई करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA। सो देयर आर 2 सेट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, वन जो ICAI अप्रूव करती है, द अदर सेट इज IND AS स्टैंडर्ड्स जिनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इंप्लीमेंट करती है, एंड दीज आर बेस्ड ऑन IFRS। तो ये बेस्ड हैं IFRS के ऊपर। IFRS फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो वर्ल्ड ओवर एक्सेप्ट किए जाते हैं। अगर किसी मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया जाता, तो लेट अस से देयर इज ए कंपनी XYZ लिमिटेड। तो जब ये अपने अकाउंट्स बनाते हैं, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो जो भी रेलेवेंट हैं 1 से लेके 29 तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अगर ये इनको फॉलो नहीं करते तो उस केस में ऑडिटर का ड्यूटी क्या है? तो जो ऑडिटर है वो क्वालिफाई करेगा ऑडिट रिपोर्ट्स को, तो ही विल क्वालिफाई द ऑडिट रिपोर्ट्स। सो क्वालिफाई करने का मीनिंग है कि वो उसकी डिटेल मेंशन करेगा कि इस कंपनी ने दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया। सो ही विल क्वालिफाई द ऑडिट रिपोर्ट कि जो मैं रिपोर्ट दे रहा हूं ये इस बेसिस के ऊपर है कि इस कंपनी ने दिस नंबर ऑफ स्टैंडर्ड हैज नॉट फॉलोड या प्रॉपरली फॉलो नहीं किया। और अगर वो ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई नहीं करते तो उस केस में व्हाट इज द रिजल्ट? सो इफ दे डू नॉट क्वालिफाई इट, दे विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो ये माना जाएगा कि प्रोफेशनली वो गलत कर रहे हैं, वो उसके कसूरवार हैं, गिल्टी हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स। SEBI and Companies Act 2013, they require the auditors to qualify the audit reports that do not conform to mandatory accounting standards। तो ICAI के अलावा SEBI और कंपनीज एक्ट में भी ये प्रोविजंस हैं, तो वो भी चाहते हैं कि ऑडिटर क्वालिफाई करें ऑडिट रिपोर्ट को अगर वो मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते। यानी 3 संस्थाएं हैं जिनकी ये डायरेक्शन है, एक है ICAI, दूसरा SEBI के रूल्स हैं, तीसरा कंपनीज एक्ट के रूल्स हैं, और तीनों ही चाहते हैं कि ऑडिटर्स क्वालिफाई करें ऑडिट रिपोर्ट्स को अगर मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया गया। कंपनीज के केसेस के अंदर सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर कि जितने भी मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया जाए। सो मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मस्ट बी फॉलोड। दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अंडर सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए फ्रेंड्स, जिनका लाइक डिसलाइक अभी भी नहीं हुआ है वो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। और आज के इस सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी से, सो लाइक करके हम इस सेशन को वाइंड अप कर देते हैं। अगर आपका किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हैं।
अभी आप चैट बॉक्स में हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने कमेंट्स को, कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो वहां पे आप इसको टाइप कर सकते हैं। सो कर देंगे लाइक डिसलाइक जिन जिन स्टूडेंट्स का रखता है। और जो स्टूडेंट इसको लाइव नहीं देख रहे, सब्सिक्वेंटली देख रहे होंगे, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो भी इसको, अगर सेशन यूजफुल लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, और सेशन यूजफुल नहीं लग रहा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और कमेंट अगर आप करेंगे तो कमेंट को पढ़ के दूसरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एनकरेज्ड महसूस करते हैं, मोटिवेटेड महसूस करते हैं, और इस वीडियो का बेनिफिट वो ले सकते हैं। चलिए फिर आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।